चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये भी सवाल वैसा ही है, सर्कुलर मोशन का ही है। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ नॉर्मल एक्सेलरेशन वराइंग विद टाइम एज a n इक्वल्स टू bt स्क्वायर। सवाल में दिया हुआ कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ना, ये a n ये bt स्क्वायर के बराबर है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। कह रहा फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t एंड एवरेज पावर फॉर फर्स्ट t सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कल। चलो तो ऐसे रैंडम हम मान लें कोई सर्कल है, ये हमारा हो गया कोई सर्कल। ठीक है ना, इसमें कोई जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। ठीक है, एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, आपको पता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स आप बोल दीजिए। एक इसमें टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा, तो मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, डाउनवर्ड होगी या ऊपर होगी, तो ये हो गया आपका टेंजेंशियल। पार्टिकल अगर इस तरफ या नीचे की तरफ आ रहा है तो ये आपका रहा होगा स्पीड की डायरेक्शन, कुछ ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से ज़रा समझिए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, स्पीड या तो इधर लो आप, स्पीड जब भी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ये तो आपको पता है, सर्कुलर मोशन में स्पीड की जो डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, वो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो स्पीड और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच का जो एंगल होगा ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए, ये कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। और आपको पता है कि पावर जो होता है, पावर अगर बात करें तो ये होता है फोर्स और स्पीड का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस केस में अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, डॉट ये स्पीड हम ले लें, तो इससे रिलेटेड जो पावर होगा वो होगा ज़ीरो। मतलब पावर रिलेटेड टू सेंट्रीपिटल फोर्स वो हो गया ज़ीरो, बचा एक ले दे के टेंजेंशियल फोर्स, उसी से एसोसिएटेड जो भी पावर होगा वो आएगा निकल के। अब आपके सामने नॉर्मल एक्सेलेरेशन दिया हुआ bt स्क्वायर, हमने मान लिया कि स्पीड जो है इसकी v है, रेडियस यहाँ पे r आपको दिया ही हुआ, तो इसको आप लिख सकते हो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r रेडियस गिवन है। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू r को इधर कर दो तो ये हो जाएगा b r और ये हो गया t स्क्वायर। सो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा b r और ये हो गया t। हमें ये पता चल गया कि स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या निकल के आ रहा है। अब देखेंगे तो टाइम पे ये भी डिपेंड कर रहा है, टाइम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए वैल्यू जो होगी वो अलग अलग आएगी, स्पीड की वैल्यू। ओके, ये तो हमने v कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम बात करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल क्यों रहे हैं हम, इसलिए निकाल रहे हैं ना क्योंकि यार हमें ये वाला फोर्स चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड जो भी पावर होगा वो तो जीरो आने वाला है, एंगल 90 डिग्री है, जो भी होगा वो इसी से एसोसिएटेड पावर आएगा। ये पहले हम निकाल लें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है dv ओवर dt। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से अगर हम dv बाई dt निकालें, सो dv बाई dt हमने निकाला, तो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, t का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी आर, और ये क्या हो गई, तो ये आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब चलो टेंजेंशियल फोर्स लगे हाथ हम लिख लेते हैं। सो हमारे पास जो टेंजेंशियल फोर्स है वो एफ टी इक्वल्स टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो हो गया मास और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं अंडर रूट बी आर, तो ये हो गया अंडर रूट बी आर। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स निकाल लिया हमने, पावर एसोसिएटेड विथ इस टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है ना, वो हम निकालने जा रहे हैं। सो पावर एसोसिएटेड, देखो पहली बात कीजिए इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि इसमें टाइम का फंक्शन आप देखेंगे तो आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू जो आपका टेंजेंशियल फोर्स है साथ ही साथ इनटू स्पीड। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा आपका 0 डिग्री cos 0 1 हो गया। एफ टी हमने देखा ये है m और ये है अंडर रूट बी आर। सॉरी,
v की अगर आप बात करो तो अंडर रूट बी आर इंटू टी के बराबर है, तो ये है अंडर रूट बी आर इंटू टी के बराबर, तो ये आ जाएगा m बी आर और ये हो गया t, ये पावर हो गया। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। आप देख सकते हो टाइम का फंक्शन निकल गया, मतलब टाइम के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग होगा, साफ साफ देख के लग रहा है इंस्टेंटेनियस पावर। दूसरा इसने क्या पूछा था, इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकल गया। एंड एवरेज पावर फॉर फर्स्ट टी सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट, कह रहा है कि स्टार्ट होने से टी सेकेंड में बताओ आप कितना उसका जो है एवरेज पावर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम काइनेटिक एनर्जी गेन्ड लिखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इन टाइम टी, यानी टी टाइम के मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट टी सेकेंड के मोशन को, और इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी हो कि कितना गेन किया है, तो वो हो जाएगा हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है ना। हम टाइम टी टाइम की कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है एक्सप्रेशन में जो वो टाइम का टर्म्स आएगा, तो ये हो गया हाफ एम, और वी स्क्वायर की हम बात करें तो वही है अंडर रूट बी आर इंटू टी, तो ये हो गया, इसका पूरा स्क्वायर करेंगे ना तो बी आर रूट के बाहर आ जाएगा और टी का हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ एम बी आर टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये गेन्ड काइनेटिक एनर्जी है, मतलब पार्टिकल ने इतनी एनर्जी गेन की है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट टी सेकेंड पे। यहाँ पे लिखेंगे इन फर्स्ट टी सेकेंड, ठीक है ना। एवरेज पावर की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पी एवरेज कब के लिए बोल रहा है कि फॉर फर्स्ट टी सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। एवरेज पावर इक्वल्स टू क्या होता है, या तो वर्क डन अपॉन टाइम कर दो, या फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। फर्स्ट टी सेकेंड की काइनेटिक एनर्जी आपकी है हाफ एम बी आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फर्स्ट टी सेकेंड कैलकुलेट करनी है ना, डिवाइड बाई टी, ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, सो पी एवरेज हमें पता चल गया ये हाफ एम बी आर मल्टीप्लाइड बाई टी, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। यानी ये एवरेज पावर होगा फर्स्ट टी सेकेंड का।